नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव के संकल्प को सदन ने अनुमति दी। लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय किया है। प्रधानमंत्री का नाम अगर किसी योजना के आगे लगा है तो उन्हें लगता है कि मोदी जी को श्रेय ना मिल जाए, भले ही किसान मरे तो मरे। संसद में विपक्ष के हंगामे पर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश विपक्ष का तमाशा देख रहा है। राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि ये चुनाव सुधार पर चर्चा की डिमांड कर रहे थे। चर्चा हुई, जब जवाब सुनने की बारी आई ये वॉकआउट कर गए। इससे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश देने के लिए एस्मा कानून के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। एस्मा लागू करने का फैसला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लिया गया। इसका उद्देश्य गैस आपूर्ति में समान वितरण सुनिश्चित करना है। सरकार ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस ने मिलकर पश्चिम एशिया के विभिन्न शहरों के लिए कुल 60 उड़ानें संचालित कर रही हैं। इन 60 उड़ानों में से 32 उड़ानें विशेष रूप से ईयू के लिए तय की गई हैं। इसके अलावा जेद्दा और मस्कट से आने जाने के लिए भी 14 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। ये सभी उड़ानें भारत के अलग अलग शहरों से दुबई, अबू धाबी, शारजा और रास अल खैमा के लिए सुचारू रूप से उड़ान भरेंगी। दूतावास ने कहा, भारतीय नागरिक बिना दूतावास के साथ पूर्व समन्वय किए देश से बाहर यात्रा के लिए ईरान की किसी भी स्थलीय सीमा के पास ना जाएं। वहीं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों से फ्लाइट अपडेट के लिए वेबसाइट और हेल्पलाइन चेक करने की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस नई याचिका पर आज विचार करेगी। इससे पहले 24 फरवरी को शीर्ष अदालत ने 80 लाख दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखेंगे और साथ ही 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री नीलगिरी और इरोड जिलों में बीपीसीएल के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखेंगे और चेन्नई में आईओसीएल के ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के सभी कर्मियों को उनकी स्थापना दिवस पर बधाई दी और उनकी देश भर में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और कर्तव्य प्रतिबद्धता की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर कर्मियों को शुभकामनाएं दी और उनके समर्पण को देशभक्ति और पेशेवर नैतिकता का प्रतीक बताया। उन्होंने शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेताओं रवि लमिछाने और बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता फिरहाद हकीम के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा उनका दावा झूठ और आयोग को इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करनी चाहिए।
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता वहां केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्ष लेने गए थे। इस दौरान उन्होंने गणेश कुमार के लोकतंत्र की हत्या वाले बयान पर पलटवार करते हुए इसे संविधान की हत्या करार दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी नकली गांधी परिवार के अंतिम और अबोधी युवराज। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर 16 मार्च तक जवाब मांगा है। विदेश मंत्रालय सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने पश्चिम एशिया की खाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान श्रीप्रिया रंगनाथन ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की और एडवाइजरी पर अपडेट दिया। नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से अब तक 67,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित रूप से भारत लौटे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के लिए प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने हेतु माईगॉव पोर्टल पर प्रतियोगिता शुरू की। मंत्रालय ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी 20 मार्च तक ऑनलाइन प्रविष्टि भेज सकते हैं। विजेता को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के 49वें वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और इस दौरान और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। खबरों में फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं पार्लियामेंट, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। इस दौरान प्रताप राव जाधव ने कहा कि भारत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार कर रहा है, स्वास्थ्य एवं परिवार एवं कल्याण केंद्रों को सशक्त बना रहा है और रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत कर रहा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस समझौते से दिल्ली में स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का रास्ता साफ होगा, जिससे राजधानी में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से अंगों के आवंटन और प्रतीक्षा सूची के प्रबंधन, अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय और मृतक अंगदान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सावित्रीबाई फुले को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि सावित्रीबाई फुले जी ने उस दौर में महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का अभियान शुरू किया और देश के प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की और समानता के विचार को जन जन तक पहुंचाया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव चौथे पोस्ट बजट वेबिनार में शामिल हुए और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में क्रिएटर इकोनॉमी पिछले 7-8 वर्षों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आई है।
नई दिल्ली में आयोजित नेशनल आईपी अवार्ड्स में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में नवाचार और बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि भारत तेजी से एक नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है और सरकार स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने यूपी के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डीजीसीए द्वारा जारी एयरपोर्ट लाइसेंस सौंपा और सेवाएं जल्द शुरू करने के लिए शेष प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर चर्चा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित भारत संकल्पना के तहत अगले 5 वर्षों में 50 नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे और आने वाले दशकों में देश में एयरपोर्ट की संख्या 350 करने का लक्ष्य। राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार सी प्लेन और हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार को भी बढ़ावा दे रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूएसआईबीसी के वैश्विक निदेशक मंडल के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी के वर्तमान और भविष्य को लेकर व्यापार जगत में आशावाद देखना सुखद है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट प्रदेश की देवतुल्य जनता की आशा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सीआरपीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन में असम के खटखटी में 2.6 करोड़ रुपए मूल्य का 524.9 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया, जिस दौरान 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। ये गुवाहाटी में 1 महीने के भीतर एनसीबी की दूसरी बड़ी जब्ती है। इससे पहले 7 फरवरी 2026 को करीब 9.5 करोड़ रुपए मूल्य का 11.7 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद किया गया था। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भाकपा माओवादी के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज यादव और पवन सिंह के रूप में हुई है, जिन पर नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। भारतीय बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 809 अंक बढ़कर 78,375 और निफ्टी 252 अंक मजबूती के साथ 24,280 पर खुला। सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। चांदी 9,250 रुपए महंगी हुई, तो वहीं सोना 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। और आपको सीधे लिए चलते हैं, इस समय चुनाव आयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चुनाव के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ चर्चा की। नए वोटर्स को भी सांकेतिक तौर पर एपिक कार्ड दिए गए और इलेक्शन के आइकॉन के तौर पर भी इलेक्शंस के आइकॉन्स को सम्मानित किया गया। जैसा आप सबको पता है, द डेमोक्रेसी रन्स वेरी डीप इन वेस्ट बंगाल। Consistently, the voting percentages have been very high. The total electors in West Bengal are equal to France, Australia, and Uruguay. The size of West Bengal is so large. In West Bengal, the electors and public at large respects the Constitution of India and believes in peaceful
and participatory elections, which are foundation of any democracy. Our national song, Jan Gan Man Adhinayak Jai Hai, was composed in West Bengal by Rabindranath Tagore. Our national song Vande Mataram was also composed by Bankim Chandra Chatterjee ji from this soil. So we are proud to have national anthem as well as national song, both coming from the proud soil of West Bengal. The West Bengal's glorious treasure of culture, art, music and science is known not only to India but the entire world. Today from Kolkata, the city of joy, I appeal to all the voters of West Bengal, पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता अपना मतदान करने अवश्य आएंगे। चुनाव पूर्वो पश्चिम बंगेर गर्वो, चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व। इन शब्दों के साथ चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन है जिसको हम आपके समक्ष रखते हुए सभी मतदाताओं को आगामी चुनावों के बारे में बताना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 294 सीटें हैं, जिसमें कि 210 जनरल, शेड्यूल कास्ट की 68 और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित 16 सीटें हैं। भारत के 12 राज्यों में और पहले बिहार में लगभग 60 करोड़ मतदाताओं के रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका एकमात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। नो इलिजिबल पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। अभी हाल में ही जो 28 फरवरी को वेस्ट बंगाल की फाइनल इलेक्टोरल रोल निकली है, उसमें कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख नाम हैं और जिसमें कि अंडर एडजुडिकेशन वाले अगर हटाए जाते हैं तो 6 करोड़ 44 लाख 52 लाख 609 मतदाताओं की सूची उस नाम में पात्र मतदाताओं के रूप में है। पश्चिम बंगाल में 80,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से कि अधिकांश 61,000 रूरल एरियाज में हैं। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हर पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग होगी, जिसकी की सूक्ष्म निगरानी चुनाव आयोग के कर्मी करेंगे।
वुमेन मैनेज्ड, महिलाओं द्वारा मैनेज्ड 10,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशन होंगे और 634 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी होंगे। थर्ड जेंडर के साथ साथ वेस्ट बंगाल में लगभग 3,78,000 के आसपास 85 ईयर्स 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हमारे मतदाता हैं, जिनको ये सुविधा रहेगी कि वो होम वोटिंग फैसिलिटी की व्यवस्था का उपयोग कर सकते। 100 वर्ष से ज्यादा भी वेस्ट बंगाल में 6,000 से भी अधिक हमारे मतदाता हैं और सर्विस इलेक्टर्स लगभग 1,20,000 से 30 साल के बीच में लगभग 1,31,00,000 और 18 से 19 की उम्र के बीच में भी 5,23,000 मतदाता हैं। The inclusive nature of elections to be conducted by Election Commission of India in West Bengal will focus on the youth. युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में डेडिकेटेड असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होंगे, जो कि कॉलेजेस में कैंपेन करेंगे। और हमारे बुजुर्ग और सम्मानित और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटिंग की सुगमता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर पोलिंग स्टेशन को ग्राउंड फ्लोर पर बनाएगा। प्रॉपर रैंप्स विद ग्रेडियंट्स होंगे, व्हील चेयर्स की व्यवस्था होगी, व्हील चेयर्स को चलाने के लिए वॉलंटियर्स होंगे और अगर कई बार किसी एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हो तो कौन से पोलिंग स्टेशन में जाना है उसकी गाइडेंस देने के लिए भी वॉलंटियर्स होंगे। सक्षम मॉड्यूल के तहत जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको प्रायोरिटी वोटिंग भी रहेगी और जो हमारे 85 ईयर्स से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं उनके लिए ऑप्शनल होम वोटिंग की फैसिलिटी भी होगी। हर पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था होगी, टॉयलेट्स, साइनेजेस, रैंप्स, व्हीलचेयर्स, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स, सफिशिएंट लाइट और शेड भी होगा। हाल ही में कमीशन ने पिछले 11 महीनों में कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं और उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। मोबाइल की डिपॉजिट फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन के गेट के ठीक बाहर रहेगी, तो जब आप वोट डालने कमरे के अंदर जाना चाहें तो बाहर मोबाइल छोड़ सकते हैं और वोट देने के बाद बाहर आके अपना मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। ईवीएम पर कैंडिडेट्स की कलर फोटो होगी, जिससे कि आपको अपने कैंडिडेट्स को चुनने में कोई भी दुविधा न हो। वोटिंग सुगम बनाने के लिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे भीड़ न हो, इसलिए किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे और कैंडिडेट बूथ्स 100 मीटर तक लगेंगे और हर मतदाता को हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स देंगे, जिसमें कि आपके बूथ का नाम सीधे तरफ कोने में बहुत बड़े और स्पष्ट रूप से अंकित होगा और एक तरह से वो आपको वोट डालने का न्योता भी होगा। चुनाव संबंधी सारे आंकड़े ECI नेट, जो कि मोबाइल पर एक ऐप है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है और सारे आंकड़े आपको उस पर मिलेंगे। पहले चुनाव आयोग की लगभग 40 डिफरेंट एप्लीकेशंस होती थी,
वो अब सब इंटीग्रेटेड तौर पर ECI नेट पर मौजूद है। हर पोलिंग स्टेशन पर, जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए 100% वेबकास्टिंग होगी और वोटिंग परसेंटेज हर 2 घंटे पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हर पोलिंग स्टेशन से इसी ECI नेट के जरिए से भरते चलेंगे, जिससे कि सभी को ये पता रहे कि कितनी पोलिंग परसेंटेज चल रही है। हर बूथ लेवल ऑफिसर को स्टैंडर्ड ID कार्ड दिए गए हैं और हर बूथ लेवल ऑफिसर ERO और AEROs के लिए एनहांस्ड रिन्यूमरेशन भी कमीशन ने अप्रूव किया है। आशा है आप सबके पास ECI नेट होगा, और नहीं है तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके जरिए सभी मतदाताओं से ये निवेदन रहेगा कि वो ECI नेट ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें कि आपके पास कैंडिडेट से रिलेटेड सारे डिटेल्स, अपने एपिक कार्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स, आपका पोलिंग स्टेशन कहां पर है, आपके कैंडिडेट की एफिडेविट्स, आपके कैंडिडेट किस पार्टी के हैं, पोलिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है, कितनी परसेंटेज वोटिंग है, और लास्ट में काउंटिंग के रिजल्ट्स भी आपको इसी एप्लीकेशन से देखने को मिलेंगे। इलेक्शन कंडक्ट करते समय भी चुनाव आयोग ने बहुत सारे नए फैसले लिए हैं, जिसमें कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग EVM के 2 राउंड से पहले ही खत्म करनी होगी और इलेक्शन संबंधित सारे आंकड़े काउंटिंग के 72 घंटे के अंदर ECI नेट के ऐप के जरिए या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए सभी को ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध होंगे। जब पोलिंग होती है और समाप्त होती है तो उस समय पोलिंग एजेंट्स, जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको एक फॉर्म 17C प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रदान करते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि उस बूथ में कितने वोट पड़े। जब EVM की काउंटिंग होती है तो अगर दोनों का मिलान सुगम रूप से बढ़ता चला तो ठीक है, अगर मिलान में कोई भी गड़बड़ है तो EVM की पूरी वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी काउंटिंग एजेंट के सामने। यही नहीं, काउंटिंग होने के बाद आने वाले 7 दिनों के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फी के तहत अगर कोई भी लूजिंग कैंडिडेट ये चाहे कि EVM की उसको जांच करनी है तो वो सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए चुनाव आयोग ने कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग फॉर एक्सीलेंस के लिए बहुत जोर दिया है। अभी जिन BLO से हम मिलकर आए थे उसमें से कई BLO को दिल्ली में बुलाकर ट्रेनिंग दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। कलेक्टर्स, SDMs, EROs, पुलिस ऑफिशियल्स, सबको एक बार नहीं कई बार ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में चुनाव सुव्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। पॉलिटिकल पार्टी से भी कमीशन ने काफी प्रोएक्टिव तरीके से एंगेजमेंट किया है। पिछले 12 महीनों के अंदर SDM लेवल से लेकर निर्वाचन सदन दिल्ली तक और पार्टी मीटिंग्स सारे SDMs ने की, कलेक्टर्स ने की, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने की। इन 4719 मीटिंग्स में लगभग 28,000 से भी ज्यादा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यही नहीं, चुनाव आयोग ने भी सभी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक करके न्योता दिया और उनके साथ संवाद किया। भारतीय चुनावी व्यवस्था के व्याप को देखते हुए, पारदर्शिता को देखते हुए आज चुनाव आयोग को बहुत गर्व की अनुभूति है कि विश्व के सबसे बड़े 36 देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत का चुनाव आयोग आज जाना जाता है।
or India, which is not only the largest democracy of the world, is also considered as the mother of all democracies. हाल ही में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 70 से भी अधिक देशों ने भाग लिया, और ये उसकी फोटोग्राफ है। विगत 2 दिनों में 9 और 10 मार्च को चुनाव आयोग ने बहुत सारी मीटिंग्स की। उसका आधारभूत तथ्य है, इलेक्शंस आर हेल्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ECI इंस्ट्रक्शंस। चुनाव आयोग से संबंधित सभी कर्मचारियों को, DMs को, SPs को, DIGs, IGs, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज, लगभग 24 जो और एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी, DGP और सभी सचिवों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एनफोर्स रूल ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली विदाउट फियर और फेवर। मतदाताओं के लिए पोलिंग एक फेस्टिवल के रूप में रहे और पोलिंग स्टेशन पर उनके स्वागत की उनको फीलिंग आए, इसके लिए भी सारे निर्देश दिए गए हैं। और ट्रेनिंग भी सभी शीर्ष अधिकारी निचले स्तर तक पूर्ण रूप से देंगे। अफसरों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि रूल्स के अनुसार conduct of government employees, whether serving or retired, whether state public sector undertakings, corporations, bodies, autonomous bodies, absolute non-partisan conduct of officers is mandatory. Political activities में किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी कैंडिडेट के लिए वो लोग काम नहीं करेंगे। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि दे विल वर्क विद एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी एंड रूल ऑफ लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड। नाइदर कैश, नॉर लिकर, नॉर नार्कोटिक्स, नॉर कॉन्ट्राबैंड, ये कोई भी चीज चुनावों के दौरान वेस्ट बंगाल में गैर कानूनी तरीके से नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसपीज को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दे विल एक्ट विद कंप्लीट पार्शियलिटी, दे विल कीप वोटर्स कंफर्ट एंड अरेंजमेंट्स एट ऑल पोलिंग स्टेशंस इन माइंड। द क्यू मैनेजमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए, बैठने की बेंचेस होनी चाहिए, ऑप्शनल होम वोटिंग फैसिलिटी हमारे 85 ईयर्स से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी और दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी होनी चाहिए। जो भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, उनके डिटेल्स, उनके फोन नंबर सारे जनता को बताए जाने चाहिए, जिससे कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई भी शिकायत करना चाहे तो वो कर सकता है। और सोशल मीडिया पर होने वाली कोई भी फेक न्यूज के ऊपर सख्त से सख्त और त्वरित से त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर एक सवाल है। Okay, now we come to the question and answer session. Just one or two things I'd like to clarify. Before you ask your question, kindly introduce yourself and your organization. I would request you to restrict yourself to one question at a time. We'll be taking questions in groups of 5 and most of the questions we'll be taking. Don't worry about that. Please ask your questions patiently. After one set of questions, then we'll go to the next round. Yes. Shomali. Hello sir, how are you? Sir, this is Vaishnav from
तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस वार्ता आप देख रहे थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ये प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त होंगे इस बार जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, बेहद भयमुक्त ये चुनाव होंगे। साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों की उन्होंने बात की कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें चुनाव आयोग और जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर पूरा भरोसा है, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वहाँ के लोग। साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य सूची में शामिल ना हो, इसी लक्ष्य के साथ चुनाव आयोग लगातार काम कर रहा है और इस लक्ष्य में पूरा होते हुए कहीं ना कहीं हम नजर आ रहे हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता से निकल कर आया। साथ साथ ये भी बताया कि किस प्रकार से कुछ नई चीजें भी जोड़ी गई है। इस बार के चुनाव में कई व्यवस्थाएं होंगी जो कि पोलिंग बूथ पर होंगी और जिससे जो मतदाता होंगे उनको कहीं ना कहीं आसानी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।